हेलो एवरीवन, आज हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में देखेंगे। आरजेएस ओरिएंटेड कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहले अपन इसके अंदर एक फेमस कोटेशन है उसको देखेंगे। वो कहता है कि कंट्रोवर्सीज आर लिमिटेड टू अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, लीस्ट दे शुड बी मॉर्टल व्हाइल मैन आर मॉर्टल। जब एक निश्चित समय तक ही इंसान जीवित रहता है तो क्यों किसी भी कंट्रोवर्सी को इतना लॉन्ग पीरियड तक रखा जाना चाहिए। जो बेसिक फिलोसॉफी है लिमिटेशन एक्ट की वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये कोटेशन जॉन वाइट की है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि आप ऑब्जेक्ट रीजनिंग देख लेना। कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है, जो बेसिक से अपन पहले वो देख रहे हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होता है। तो देर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लीगल राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। जब भी कोई लीगल राइट किसी एक व्यक्ति के पक्ष में होता है और उसका किसी ने वायलेशन किया है, द मोमेंट इट हैज बीन वायलेटेड, द मोमेंट एनी राइट हैज बीन वायलेटेड ऑफ द अदर पर्सन, द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो इसी को देखना है। और लिमिटेशन के अंदर प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस बनते हैं, यानी प्रीलिमिनरी इश्यूज से रिलेटेड ये बात यहाँ पे मैंने लिख रखी है, जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन और ऑर्डर 14 रूल 2 के अंदर अपन को बताया गया है कि अगर कोई भी सूट ना किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर ही डिसाइड होकर के वहीं पे ही पूरा सूट डिस्पोज ऑफ हो सकता है, तो उसका प्रीलिमिनरी इशू बनता है और उस प्रीलिमिनरी इशू को पहले डिसाइड किया जाता है। तो ये लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ रहे हो तब आप इस बात को ध्यान में भी रखिए। आप ऑब्जेक्ट प्रिएम्बल देख लेना इसके। और यहाँ पे टोटल सेक्शंस कितने हैं, 32 हैं, जिसमें 28 एंड 32 रिपील्ड है और टोटल आर्टिकल 137 है। और इसके अंदर बाइफिकेशन कर रखा है कि 1 से 113 तक जो सूट से रिलेट करता है, फिर ये अपील से रिलेट करता है, ये फाइनली एप्लीकेशन से रिलेट करता है। कुछ स्पेशल चीजें हैं कि 113 जो है वो रेजिड्यूरी है, इसके अंदर 137 एप्लीकेशंस के अंदर 137 रेजिड्यूरी है, दोनों 3 इयर्स है। और रेस्टिट्यूशन के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए जो है 12 इयर्स है। और ये चीज यानी लॉजिकली बनाई गई है, बट यानी आपको जो पीछे शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, आपको डायरेक्टली वहीं से याद करना है। और लिमिटेशन पीरियड जो है आरजेएस एग्जामिनेशन के अंदर, इवन एडीजे के अंदर भी लास्ट टाइम देखा गया था कि स्पेशली डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप उनको छोड़ ही नहीं सकते, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अपन। लॉ ऑफ लिमिटेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये भी क्वेश्चन बनता है जनरली। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर बेसिकली दो मैगजीन्स चलती है, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबसर्विएंट। इक्विटी कम्स टू द एड ऑफ द विजिलेंट एंड नोट दोज हु स्लीप्स ओवर देयर राइट। जो सो गया भाई, वो निकल गया, उसका कुछ नहीं हो सकता है। इंटरेस्ट रिपब्लिका वुड सिट फिनिश लिथियम। तो इसके अंदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। तो कुछ तो निश्चित समय बनाना पड़ेगा ना, कि इसके बाद में आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज जो अगली नीचे रीजनिंग दे रखी है, दैट टू एंड परपेचुअल थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, कि हमेशा ही एक अनसर्टेनिटी इन रिलेशनशिप इन लीगल स्टेटस बना रहेगा। अगर कभी तो लिमिटेशन को निश्चित करना पड़ेगा ना, जब तक आप आपका राइट परसू कर सकते हो। तो इस फिलोसॉफी के ऊपर भी बनाया गया है। एंड इसके पीछे एक ये भी रीजन आता है कि डिफेंडेंट माइट लूज द एविडेंसेस व्हिच रिक्वायर्ड फॉर हिज डिफेंस। आप 30 साल 40 साल बाद अगर कोई लिटिगेशन लेके आ रहे हो, कोई केस लेके आ रहे हो, तो हो सकता है ना कि वो वैलिड डिफेंस ही नहीं ले सकता है अगला डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि इतना लॉन्ग पीरियड हो चुका है कि अब उसने उसके पास में रिक्वायर्ड एविडेंसेस ही अवेलेबल नहीं है। सो इट इज सो दिस ऑल्सो मेक्स इट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम wherein you can exercise your right. And the last one is long dormant claims have more cruelty than justice in them. तो ये भी आप लॉजिकली समझ ही सकते हो कि बहुत ज्यादा लंबे क्लेम्स जो है ना, उनमें न्याय से ज्यादा क्रुएलिटी का काम करती है, इसलिए एक लिमिटेशन बनाना जरूरी है। स्कोप ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी आप देख लेना, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई ये एग्जॉस्टिव एक्ट है। एंड जब आप सेक्शन 28 देखोगे तो देन अगर कोई दूसरे एक्ट के अंदर भी अगर बताया गया तो उसको ऐसा रीड किया जाएगा कि वो लिमिटेशन एक्ट का ही पार्ट है ना। बार्स द रेमेडी, डज नॉट एक्सटिंग्विशेस द राइट, डज नॉट अप्लाई टू डिफेंसेस एक्सेप्ट 25 एंड 27। सो उसी के बाद में अपन बेसिक्स के अंदर और क्या देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लगता है क्या? तो लिमिटेशन एक्ट जो है ना,
क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है अनलेस इट हैज बीन मेड स्पेशली मेड एप्लीकेबल, जैसे 114, 115 और 131 है। तो ये अपी कन्विक्शन एक्विटल होने पे जो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो प्रिस्क्राइब कर रखा है लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल के अंदर, ये आर्टिकल्स उनसे रिलेट करते हैं। अदर देन दैट कोई भी लिमिटेशन एक्ट का क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के ऊपर नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इसके 2 रीज़न्स है। पहला रीज़न ये है कि किसी भी आदमी को किसी जिसने क्राइम कमिट करा है, कुछ समय निकल जाने से उसको क्लचेस ऑफ द लॉ, आर्म्स ऑफ द लॉ से बाहर नहीं, फ्री हैंड्स में नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए। पहला ये एक मोरल प्रिंसिपल है, अपना क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का पार्ट है। और दूसरा ये है कि बार ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस जो है ना, वो सेक्शन 467 से लेकर के 470 2 तक ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। तो देयर इज अ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट, वो अपन को क्रिमिनल सीआरपीसी के अंदर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। सो दैट मेक्स इट दैट की लिमिटेशन एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं, कि अगर पर्टिकुलर टाइम के बाद आ पाए हो तो गलत है, नहीं, वो सीआरपीसी से गवर्न हो रहा है फर्स्ट। एंड सेकंड, देयर इज आल्सो दिस प्रिंसिपल जिसके बेसिस पे चलता है। अब आप देखिए लिमिटेशन एंड रिट प्रोसीडिंग्स, तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो रिट रिट पे अप्लाई होती ही नहीं होती। तो इसके अंदर जो है ना, ये कहा गया है कि भाई आप अगर किसी भी स्टेट ने फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया है, तो क्या ये लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन वहां पे एप्लीकेबल होना चाहिए क्या? तो नहीं होना चाहिए। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को चैलेंजेबल होता है कभी भी किसी भी टाइम पे, लॉ ऑफ लिमिटेशन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस अप्लाई होता है। अपन आगे देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस क्या होता है। और इसी के ऊपर एक जजमेंट भी विजय राजे सिंधिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हाई कोर्ट ने जो है एक रिट पिटीशन को इस ग्राउंड पे डिसमिस कर दी गई थी कि दैट इट हैज नॉट बीन परस्यूड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया, ये कहते हुए कि इसके अंदर पर्टिकुलर लिमिटेशन पीरियड इन केसेस ऑफ रिट पिटिशंस एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस लगता है, जो कि अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में अपने पास में आता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन पे अप्लाई होता है क्या? तो यहाँ पे देखा गया है कि लिमिटेशन एक्ट, जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, उसके सेक्शन 43 के अंदर स्पेशली प्रिस्क्राइब कर रखा है कि लिमिटेशन एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो इस पे एप्लीकेबल भी होता है। क्या लिमिटेशन एक्ट क्वाजाई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग या क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज पे एप्लीकेबल होता है क्या? तो ये नॉट एप्लीकेबल होता है। ये एक तरीके से लेक्स फॉरी लॉ ऑफ द फॉरम है, कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है ये। और डिपार्टमेंटल एंड क्वासी ट्रिब्यूनल्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसके लिए जजमेंट्स भी है, एक साकुरू वर्सेस तानाजी करके है, और एक एमपी स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज भी है। फिर फाइनली अपन आते हैं लिमिटेशन एंड एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो इसके ऊपर क्या इलेक्शन पिटीशन, सॉरी, तो क्या लिमिटेशन एक्ट इलेक्शन पिटीशन पे एप्लीकेबल होता है? तो इलेक्शन पिटीशन पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके ऊपर एक जजमेंट है, के वेंकटेश्वरा राव वर्सेस नरसिम्हा रेड्डी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है ना, अपने आप में एक एग्जॉस्टिव कोड है, और जो इलेक्शन पिटीशंस है उसकी सारी फैक्टर्स डायमेंशंस जो है ना, इसी एक्ट से गवर्न होते हैं। लिमिटेशन एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपन को ये जो सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस के अंदर आ सकता है, तो वी शुड बी अवेयर अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। अब वेदर लिमिटेशन पीरियड may be enlarged or curtailed by the parties through agreement. सो इसके ऊपर एक जजमेंट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो ये वाला जजमेंट है ना, तो इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देखिए, जैसे अगर किसी का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर है और उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि ये जो है ना 12 मंथ्स के अंदर ही एक्सरसाइजेबल होगा अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट है तो इसके बेसिस पे ये आया गया। इसके अंदर मैंने दोनों चीजें कवर करी है, आप देखना। अगर एनलार्ज कर लिया गया, लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर था, कह दिया कि 5 साल तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो, तो इट इज प्रोरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर टू एनलार्ज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो आप जब वो पब्लिक पॉलिसी वाला पॉइंट पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 23, तो ये उससे हिट होता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई लिमिटेशन पीरियड को एनलार्ज नहीं किया जा सकता है। क्या कर्टेल किया जा सकता है? 3 ईयर्स अगर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, तो उसको कह सकते हो क्या कि आप 12 महीने के अंदर ही एक्सरसाइज करोगे? तो फर्स्ट, यस, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
It is a matter of public policy. It is the prerogative of the legislature to enlarge or curtail period of limitation. That's ये तो है ही अपने साथ में बात। और इसी के साथ में अगर आप सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी देखते हो, तो वहां पर भी लिखा गया है, इट विल अमाउंट टू रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स, कि आप जो है ना किसी एक लीगल राइट को एक्सरसाइज करने का पीरियड ही शॉर्ट कर रहे हो, तो इट विल अमाउंट टू रेस्ट्रेंट इन लीगल प्रोसीडिंग। एंड बिकॉज ऑफ इट, है ना, दिस इज settled that limitation period cannot be enlarged nor be curtailed through agreement। तो आपको ये लिमिटेशन एक्ट पढ़ने से पहले ये वाली चीजें भी बेसिक्स आपका ये कवर रहना चाहिए। उसके बाद में अपने पास में आता है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, कि क्या कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि हाँ आप इतने पीरियड के अंदर ये सूट फाइल कर देना है, सुपीरियर कोर्ट्स हो गई, या वो कर सकते हैं क्या ऐसा? तो यानी इसी के ऊपर यानी मैं एक बार अपना ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मैं पढ़ रहा था कि इट विल आल्सो अमाउंट टू लेजिस्लेशन, एंड द प्राइमरी रोल ऑफ द कोर्ट इज ओनली टू इंटरप्रिटेट द लॉ एंड नॉट टू लेजिस्लेट। सो द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर और एनलार्ज और प्रिस्क्राइब एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनीथिंग दैट, कि कोर्ट ने अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अगर कभी ऑर्डर करती है कि हाँ अगर इतने पीरियड के अंदर नहीं होता है तो ये केस खत्म हो जाना चाहिए, या हाँ आप इतने समय बाद सिविल सूट फाइल कर सकते हो, अगर कुछ ऐसा प्रिस्क्राइब करती है बाय जुडिशियल ऑर्डर, तो इट विल अमाउंट टू लेजिस्लेशन, एंड विच इज नॉट द डोमेन ऑफ द जुडिशरी एंड विल बी वायलेटिव ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, आप देख लेना, रीड कर लेना। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यानी यू शुड हैव दिस नॉलेज। ओके, उसके बाद में अपन आते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेचेस एंड लिमिटेशन क्या होता है। लेचेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? डिले इन सीकिंग इक्विटेबल रेमेडी। तो जो इक्विटी है ना, जो भी इक्विटेबल रेमेडी, वो कभी भी टाइम फिक्स नहीं करती जिसके अंदर आपका रेमेडी अवेल करना चाहिए, और जब आप उसके अंदर उसको अवेल करने में डिले करते हो ना, उसी को ही लेचिस कहते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेचिस बेस्ड ऑन इक्विटी होता है, इसके अंदर कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं होता है। एक ये डॉक्ट्राइन, एक ये थ्योरी है जो ये कहती है कि आपको जब भी आपको इक्विटेबल रेमेडी सीक करनी है, तो आप एज सून एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी उस रेमेडी को अवेल कर लीजिए। अगर आप इतना ज्यादा डिले कर रहे हैं इसके अंदर, जिससे तीन चीजें देखी जाती है, जिससे तीन चीजें हो रही है, क्या चीजें हो रही है? फर्स्ट कि बहुत है अनरीजनेबल डिले, सेकंड डिले जो है ना लॉस ऑफ एविडेंस में रिजल्ट हो रहा है, और थर्ड है डिले बाय प्लेंटिफ जो है ना डिफेंडेंट को अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए एग्री कर रहा है। एक्विजेंस है यानी पैसिव एक्विजेंस है यानी एक तरीके से, ठीक है। और इतना डिले कर दिया प्लेंटिफ ने या जो फर्स्ट पार्टी उसने, कि डिफेंडेंट ने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली और इतना समय बीत चुका है। तो ये अगर तीनों चीजें अगर ऐसा होता है, तो इट विल अमाउंट टू लेचेज, एंड द कोर्ट विल हैव टू dismiss the remedy, dismiss the action by the person because he has done laches। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जनरली ये किस पे, रिट पिटिशंस के ऊपर, रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर लेचिस ही चलता है, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि वहां पे लिमिटेशन एक्ट तो चलता ही नहीं, वहां पे लेचिस चलता है। उसके बाद में आप देखिए लिमिटेशन, आप यानी ये मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप रीड कर लेना दोनों के डिफरेंसेस, यू विल गेट द क्लैरिटी। इन केस आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप एक ही जैन की एक दुक्की आती है, आप उसको रीड कर लेना, उसके अंदर ये टॉपिक अच्छे से कवर्ड है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने बाइफिकेशन भी किया था कि लेचिस क्या है। बेसिकली लेचिस इज पैसिव कंसेंट गिवन बाय द कंडक्ट, एंड एक्विजेंस इज एक्टिव कंसेंट गिवन एक्सप्रेसली, एंड इट इज गिवन पैसिवली, यानी आप आपके कंडक्ट से आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो इतने लंबे समय तक, तो ये मान लिया जाएगा कि आप एग्री करते हो, आप पोजीशन अल्टर करने के लिए एग्री करते हो, सामने वाले पार्टी को राजी होते हो। तो इसके बाद में आपके पास में अच्छा एरिया आता है बेसिक्स के अंदर, लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो इसका लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक सब्सटेंटिव लॉ है जो ये कहता है कि एक समय बीत जाने के बाद में जो जुडिशियल रेमेडी है वो तो बार होती है, आपका सब्सटेंटिव राइट भी एक्सटिंग्विश हो जाता है और वो दूसरा इंसान एक्वायर कर लेता है।
समझ गए आप? लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक सब्सटेंटिव लॉ है जो ये कहता है कि एक समय बीत जाने के बाद में, एक लिमिटेशन निकल जाने के बाद में जो पर्सन है उसकी लीगल रेमेडी तो बार्ड होती ही है, उसी के साथ साथ में उसकी सब्सटेंटिव रेमेडी भी बार हो जाती है एंड सब्सटेंटिव राइट भी बार हो जाता है। एंड वो जो राइट है, जब भी कोई एक राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, किसी एक पर्सन का एक सब्सटेंटिव राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो कोई तो एक्वायर कर ही रहा होगा। वेयर दैट राइट विल गो, दैट राइट विल बी एक्वायर्ड बाय द अदर पर्सन। ओके, तो जैसे अपन सेक्शन 27 देखते हैं, वो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का एग्जांपल होता है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक प्रोसीजरल लॉ है, वो राइट को बार नहीं करता है। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइट को भी बार कर देता है। तो बेसिकली यानी यही डिफरेंस है। आप उसके बाद में लिमिटेशन एंड स्टॉपल का डिफरेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि ये मेंस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यानी ये जो सेक्शन 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप एक एक पॉइंट लिख सकते हो। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है सेक्शन 27 एडवर्स पोजीशन। आप लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड स्टॉपल का डिफरेंस बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना। मैंने ये यहाँ पर अच्छे से नहीं कर रखा है, वो मैंने मैंने दूसरे नोट्स के अंदर कर रखे हैं, ये मेरे शॉर्ट नोट्स है। उसके बाद में आपके पास में मेजर टॉपिक आता है लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। तो ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेनेशन के फॉर्म के अंदर पूछा जाता है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे तो जो लिमिटेशन है ना, रेमेडी को बार करता है, वो आपको कैसे समझ में आता है? आपको समझ में आता है सेक्शन 3 की लैंग्वेज से, कि आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड अगर आप सूट अपील एंड एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। तो ये इम्प्लाइडली कहता है कि जुडिशियल रेमेडी बार हो जाएगी, बट द राइट सबसिस्ट्स। अब हाउ द राइट सबसिस्ट्स? द राइट सबसिस्ट फर्स्ट मोरल ऑब्लिगेशन के अंदर, सेकंड कैन बी अवेल टू फर्निश फ्रेश कंसिडरेशन। जो सेक्शन 25 अपन पढ़ते हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लॉज 3, उसके अंदर आप प्रॉमिस कर सकते हो किसी भी टाइम बार्ड चीज के लिए, डेट है उसके लिए आप प्रॉमिस कर सकते हो कि मैं तुझे पे करूंगा। तो यानी वो इवन दैट इज टाइम बार्ड, लिमिटेशन एक्ट से आप वो रेमेडी अवेल नहीं कर सकते, बट इट विल फर्निश्ड एज फ्रेश कंसिडरेशन, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो। थर्ड, आप इसके अंदर देखेंगे तो कभी भी किसी डेटर ने कोई टाइम बार डेट पे कर दिया है, तो उसके बाद में वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं ये तो लिमिटेशन से ऑलरेडी बार्ड डेट था, आप तो मुझसे रिकवर कर ही नहीं सकते थे, मेरे पे केस ही नहीं कर सकते थे इसका रिकवर करने का, मैंने तो आपको गलती से पे कर दिया, आप मुझे मेरा पैसा वापस से दे दीजिए। कोई डेटर अगर ऐसा कहता है तो ऐसा नहीं कर सकता है, बिकॉज इट वॉज सबस्टिंग, द राइट वॉज ऑलरेडी सबसिस्टिंग, तो वो रिकवर नहीं कर सकता है। और आप जब एक सेक्शन 60 पढ़ते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में वहां पे बताया गया है। अप्रोप्रिएशन एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट जो भी है सेक्शन 60, उसके अंदर आप देखना वहां पे ये भी कह रखा है कि अगर कोई एक डेटर जो है ना क्रेडिटर को पैसा पे कर देता है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, सो दैट creditor may appropriate apply that payment for any time barred debt। वो भी क्यों कर पा रहा है? बिकॉज लिमिटेशन एक्ट बार्स द रेमेडी नॉट द राइट, द राइट वाज सबसिस्टिंग। अब आप इसी के साथ में इसके ऊपर एक अच्छा जजमेंट है, आप उसको अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। वो है पीएनबी वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अंदर क्या हुआ था कि पीएनबी ने मिस्टर दुबे को लोन दिया था, जिसके अंदर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा गारंटर स्टूड हुए थे, अपने उन्होंने अपनी एफडी को सिक्योरिटी के लिए दिया था। अब जब मिस्टर दुबे पे नहीं करते हैं और 3 साल भी बीत जाते, पीएनबी कोई सूट फॉर रिकवरी नहीं लेकर के आती इतने टाइम तक, और 3 साल बीतने के बाद में जो मिस्टर दुबे को लोन दिया था इट वाज नॉट रिकवरेबल बाय एक्साइज ऑफ एनी जुडिशियल एक्शन, वो लीगल एक्शन। सो ये टाइम बार्ड डेट था, तो पीएनबी क्या करती है कि जो एफडी एग्जीक्यूट की गई थी सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने एज एफडी को सिक्योरिटी के लिए दिया था, उससे पूरा पैसा काट लेते हैं। तो इस पे सुरेंद्र कोर्ट चले जाते हैं पीएनबी के खिलाफ में, ये कहते हुए कि ये तो टाइम बार्ड डेट था, जो आप रिकवरी नहीं कर सकते थे मिस्टर दुबे से, तो आपने, जब आप उससे रिकवर नहीं कर सकते थे तो आपने मेरे से कैसे रिकवर कर लिया? तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
इसी मैक्सिन को, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि लिमिटेशन डज़ नॉट बार द राइट सब्सिस्ट। तो पीएनबी जो है उन्होंने लीगली रिकवर किया है, भले ही वो टाइम बार डेट रिकवरेबल नहीं था फ्रॉम मिस्टर दुबे, बट इट वाज़ द एफडी जिससे वो ये पैसा ले सकते थे। क्यों? क्योंकि राइट तो पीएनबी का आज भी बनता है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं। अब इसके बाद में लॉ ऑफ द फॉरम है, आप सेक्शन 1 पे आ जाना, शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट आप पढ़ लेना। और एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया है, फॉरम ऑफ द कोर्ट लेक्स फॉर ये, जब अपन ने डिपार्टमेंटल वाली चीज पढ़ी थी, डिपार्टमेंटल क्वाजाई ट्रिब्यूनल पे एप्लीकेबल होता है क्या, तब भी मैंने ये चीज आपको बताई थी। अब इसके अंदर ये डेफिनेशन क्लॉज जो है ना, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप डेफिनेशंस कर रहे हो तो आप कभी कभी लिख लिया कर कीजिए कि कौन से एग्जाम में आया था, आरजेएस 21 पीटी में आया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारे डेफिनेशंस बाय हार्ट, लाइन टू लाइन आपको लर्न होनी चाहिए। ये भी देखो रिपीट हुआ है, टॉर्ट वाली भी रिपीट हुई है प्रीलिम्स के अंदर। और ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी क्लैरिटी इससे आती है। तो अपन ने आज ये फर्स्ट पार्ट कर लिया लिमिटेशन एक्ट का। अब अपन सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर इस एक्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।